My name is Pradeep. I welcome you all on your Pedia Education. So today we are going to start a new topic that is data interpretation. डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे कि तुम डीआई के नाम से भी जानते हो, तो किसी ना हर एग्जाम में क्या होता है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ आपको डाटा गिवन होगा, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, वो चार्ट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है, वो टेबल्स की फॉर्म में दिया जा सकता है, वो किसी भी फॉर्म में वहां पर तुम्हें डाटा दे सकता है। देन उससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन वहां पर गिवन होंगे जिनका कि तुम्हें क्या करना होगा, आंसर करना होगा। क्लियर है? तो ये कुछ सेम ही प्रॉब्लम है जैसे कि तुम सिटिंग अरेंजमेंट या पजल की प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो इसमें क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो लिंक्ड होंगे। क्लियर है? तो डाटा गिवन होगा, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर करना होगा। तो डाटा को तुम्हें ध्यान से एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आंसर करना है। ऑफ कोर्स इसमें जो भी तुमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी अभी तक टॉपिक स्टडी किए हैं उसका यूज होगा। क्लियर है? तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स रहेंगे जिनका कि सबसे ज्यादा यूज हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर 1 है डाटा इंटरप्रिटेशन पर, तो हम एक बार जल्दी से क्या करेंगे, जितने भी तरीके से हम डाटा को शो कर सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं वो, ठीक है, दैट कैन बी टेबल आल्सो, तो वो हम एक बार जल्दी से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज लाइन चार्ट। क्या दिखाया सबसे पहले मैंने आपको, दैट इज लाइन चार्ट। क्या दिखाया सबसे पहले, दैट इज लाइन चार्ट। ये मैंने जो आपको शो किया है दैट इज लाइन चार्ट। तो स्टूडेंट ध्यान से अगर हम देखें, सो दिस इज माय लाइन चार्ट। तो ये जो लाइन चार्ट है, इस लाइन चार्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक तरफ उसने क्या बताया है, कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस बताए हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या बता रहा है, वो जनवरी का मंथ बता रहा है। ठीक है, तो उसने कुछ डेट्स दे दी हैं और देन वो कंफर्म्ड केसेस बता रहा है, तो कुछ पॉइंट्स को उसने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है और एक लाइन चार्ट बना दिया है। सो दिस इज नोन एज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है कि आप सर्कल को क्या करते हो, सेक्टर्स में ब्रेक करते हो। क्लियर है? तो आप जब भी सर्कल स्टडी करते हो तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो। सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। इसमें आप सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट लगाओगे और क्या करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में ये जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हैं, दैट इज कोरोना वायरस से। तो चाइना की परसेंटेज उसने सबसे ज्यादा दिखाई है, दैट इज 92.6%। तो इस पाई चार्ट पर, इस सर्कल पर सबसे ज्यादा एंगल कौन सी कंट्री का बनेगा, दैट इज चाइना का, दैट इज 92.6%। क्लियर है? तो इसे आप क्या बोलते हो, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी इसकी वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली क्या होगा, तुम्हारा सेंट्रल एंगल उस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसे हम क्या करेंगे, उस सर्कल पर रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। लाइन चार्ट में क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हें तुम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करोगे। सो दिस इज लाइन चार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रडार और वेब चार्ट। वो भी तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। देन दिस इज डाटा टेबल, या मैं ये बोलूं टेबुलर चार्ट। क्लियर है? तो कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो साइंस सब्जेक्ट दिया हुआ, मैथ दिया हुआ, बिजनेस दिया हुआ, आर्ट्स दिया हुआ है, तो कितने अपीयर हुए थे और कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो ऐसे कुछ वो क्या करेगा, तुम्हें यहाँ पर टेबल्स के थ्रू डाटा शो कर सकता है, या रडार या वेब के थ्रू डाटा शो कर सकता है, पाई चार्ट के थ्रू शो कर सकता है, या लाइन चार्ट के थ्रू क्या कर सकता है, डाटा शो कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। नेक्स्ट स्लाइड पर स्टूडेंट अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो तुम्हें सामने इसमें क्या दिख रहा है, एक केसलेट डीआई दिख रहा है जिसमें कुछ वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं। इसे भी हम स्टडी करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में और इसके भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पर स्टूडेंट तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक मिसिंग डीआई की प्रॉब्लम दी हुई है उसने। किसकी प्रॉब्लम दी हुई है, मिसिंग डीआई। सो दैट इज मिसिंग डीआई की उसने प्रॉब्लम दी हुई है, जहां पर क्या है, इस टेबल में कहीं पर क्या है, काफी जगह पर क्या है, डाटा मिसिंग है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पर एक कंबाइंड डीआई की प्रॉब्लम दी हुई है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर उसने एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट दिखा दिया है और यहाँ पर एक डाटा टेबल दे दिया, एक टेबुलर चार्ट दे दिया है। क्लियर है? तो टेबुलर चार्ट भी दे दिया और साथ में बार चार्ट भी दे दिया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंबाइंड डीआई। क्लियर है?
देन नेक्स्ट बार चार्ट्स। बार चार्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, दीज आर नोन एज वर्टिकल बार चार्ट्स एंड दीज आर नोन एज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो आज का जो टॉपिक है, तो आपने देखा अभी तक क्या देखा कि हम डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हें डाटा वो किस किस फॉर्म में दे सकता है, तो इन स्लाइड्स के थ्रू आपने ये जानने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नाउ वेरियस कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन डीआई। Now, what are the various concepts that is involved in DI? कौन कौन से concepts involve हो सकते हैं DI में? वो addition हो सकता है, that can be addition, that can be subtraction, that can be multiplication, that can be division, yes, that can be percentages, that can be average and that can be ratio। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो तुम्हें देखने को मिलेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में, वो क्वांट के इन तीन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज परसेंटेज, सेकंड इज एवरेज, थर्ड इज रेशियो। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हो आप? दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि तुम क्या कर चुके हो, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो क्वांट में। क्लियर है? रेशियो का तुम्हें पता है, ठीक है? रेशियो क्या होती है? सिंपलेस्ट टर्म्स में जब तुम लाइक टर्म्स को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज रेशियो। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेजेस, परसेंटेज जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज जो चैप्टर है ये आप क्वांट में स्टडी करते हो, इसी के बेसिस पर आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करते हो, देन आगे जाकर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन सोल्व करते हो। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले कि ये x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इस तरीके के वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, लेट अस से x इज z परसेंट ऑफ y। परसेंट, परसेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट इज पर 100, दैट इज पर 100। क्लियर है? तो लेट अस से x इज z परसेंट ऑफ y, सो x इज इक्वल टू z। परसेंट को मैं सॉल्व करूंगा, दैट इज पर 100 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन इनटू y। तो ये कितना बन जाएगा? 100x अपॉन y इज इक्वल टू z। तो z आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देन अगर वो इन क्वेश्चन में तुमसे परसेंटेज चेंज निकालने को बोलता है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसे ध्यान में रखेंगे परसेंटेज चेंज को। परसेंटेज इंक्रीज भी वो तुमसे निकलवा सकता है, वो तुमसे परसेंटेज डिक्रीज भी निकलवा सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ कंसेप्ट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ऑफ कोर्स वो इसमें क्वांट के किसी भी टॉपिक को लेकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, उसका डाटा दे सकता है तुम्हें। क्लियर है? देन तुम्हें SICI के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है? तो क्वांट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो तुम्हें आने चाहिए अच्छे से। तो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी वाले जो चैप्टर्स हैं वो क्या करवाता है, इसमें क्वांट के जितने भी टॉपिक्स तुम स्टडी करते हो उससे रिलेटेड क्या दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर तुम्हें कोई एक्सप्रेशन या फॉर्मूला यूज करना था, वो खुद मेंशन करेगा वहां पर कि तुम्हें इसका यूज करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्लियर है? अदरवाइज अगर मैं ये बात करूं सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो परसेंटेजेस में से, एक एवरेज में से, एक रेशियो में से। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहां पर, जो आज का टॉपिक है दैट इज बार चार्ट, उसमें क्या करेंगे, जितने भी ये कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज बार चार्ट। नाउ आज का जो स्टूडेंट हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, दैट इज बार चार्ट। तो आप जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आई थिंक सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो अगर आप T20 आज के टाइम में अगर T20 मैचेस देखते हैं
तो 50-50 भी देखते हैं, तो वहां पर वो रन्स पर ओवर शो करता है। क्या शो करता है? रन्स पर ओवर वो शो करता है आपको। क्लियर है? तो रन्स पर ओवर में क्या शो करता है स्टूडेंट्स? देखिए आप, रन्स पर ओवर में वो क्या शो करता है, यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उसने ओवर्स शो कर दिए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या कर दिए हैं उसने? ओवर्स शो कर दिए हैं। और वर्टिकल एक्सिस पर उसने रन्स शो कर दिए हैं। क्लियर है? तो अब आपको क्या होगा यहां पर, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल इसमें ये अगर बार बनाया, दिस इज माय बार, क्या है ये? मेरा एक बार है जिसकी क्या है? कुछ विड्थ है, इट पोजेस सम विड्थ, कुछ थिकनेस है इसकी। क्लियर है? तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बने हैं? 6 से कुछ ज्यादा बने हैं, 6 और 8 के बीच में कुछ रन बने, लेट अस से 7 रन बने हैं। तो उसने इस बार ग्राफ के थ्रू से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सिमिलरली उसने डिफरेंट डिफरेंट ओवर्स में कितने रन्स बने हैं वो इन ग्राफ्स के थ्रू, बार ग्राफ्स के थ्रू, बार्स के थ्रू क्या किया है? शो करने का काम किया है। क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल है किसका? बार चार्ट का। अगर अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो तुमसे पूछ सकता है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, किसी भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे रिलेटेड तुम्हें डाटा दिया जा सकता है। किसी फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी सैलरी या इनकम से रिलेटेड वो तुम्हें डाटा दे सकता है। क्लियर है? तो कुछ भी डाटा तुम्हें दिया जा सकता है। किसी फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसका डाटा तुम्हें दिया जा सकता है। ठीक है? किसी शॉप के कुछ एक्सपेंसेस हैं या डिफरेंट आइटम्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो दिया जा सकता है। कोई कंट्री कितना इंपोर्ट करती है, कितना एक्सपोर्ट करती है, उसका डाटा तुम्हें गिवन हो सकता है। तो कुछ भी डाटा तुम्हें यहां पर गिवन हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे क्या करते हो आप? बार चार्ट बनाते हो। क्लियर है? यहां पर उसने वाई एक्सिस पर क्या शो कर दिया है? दैट इज रन्स शो कर दिए हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या शो कर दिए हैं? दैट इज ओवर्स शो कर दिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं तुम्हारे साथ अब बार चार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम सबसे पहले बार चार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है? इस वीडियो में जो मैं मेनली जो क्वेश्चंस लूंगा प्रीवियस ईयर के, वो बार चार्ट से रिलेटेड होंगे। तो बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट एक चार्ट है जिसमें कि रेक्टेंगुलर बार्स दिखाई जाती हैं। क्लियर है? और ये बार्स क्या करती हैं? बार्स की जो लेंथ होती है वो कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है? बार की कुछ लेंथ है तो वो क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पर क्या करेगी? कोई ना कोई वैल्यू तुम्हें रिप्रेजेंट करेगी। तो ये फंक्शन होता है किसका? दैट इज बार चार्ट का। क्लियर है? हाँ जी। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी बार डायग्राम तुम्हें दिए होंगे वहां पर कोई ना कोई टाइटल जरूर दिया होगा। ठीक है? कि किसके बारे में वो बात कर रहा है, या यूनिट्स भी वो गिवन होगा। परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है, मिलियंस में दिया हुआ है, बिलियंस में दिया हुआ है, तो वहां पर वो गिवन होगा। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है? हमें कौन सी यूनिट्स में उसने डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और किसके बारे में वो बात कर रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसमें मैं बार ग्राफ से रिलेटेड पहले आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि बार ग्राफ्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, दीज आर सिंपल एंड वर्टिकल बार चार्ट। सिंपल एंड वर्टिकल बार चार्ट देखिए यहां पर, तो ये वर्टिकल बार चार्ट है, सिंपल चार्ट्स हैं। क्लियर है? तो ये क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहे हैं तुम्हें वाई एक्सिस पर। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर कुछ भी गिवन हो सकता है, ईयर्स गिवन हो सकते हैं, कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है? या फिर साइड में वो ऐसे डाटा दे देगा तुम्हें क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें ये तो हो गया सिंपल और वर्टिकल बार चार्ट। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में देखो तुम ध्यान से, कुछ आपको जो बार्स दी होंगी वो हॉरिजॉन्टल वे में गिवन होंगी। क्लियर है? और जो इनकी वैल्यूज होगी वो कहां पर होगी, एक्स एक्सिस पर शो करेगा, जबकि वर्टिकल बार चार्ट में वो वैल्यूज कहां पर शो कर रहा था, इनकी वाई एक्सिस पर शो कर रहा था। बट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में क्या करेगा, वो वैल्यूज कहां पर शो करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। क्लियर है? तो क्वेश्चन वहां पर देखते हो तो इस तरीके का भी वो क्वेश्चन बना सकता है, दे सकता है। ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन तो देखते ही हो आप, इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है वहां पर। नेक्स्ट देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रुप्ड और मल्टीपल चार्ट। ग्रुप्ड और मल्टीपल चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा।
तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ बार्स को, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ईयर दे दिया यहां पर, लेट अस से 2001, ठीक है, और वहां पर उसने 3 कार्स की बात कर रहा है, वो ए बी सी, ठीक है। तो ब्लू लाइन ए रिप्रेजेंट कर रही है ए टाइप ऑफ कार, देन ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी टाइप ऑफ कार, एंड येलो जो आपके पास बार है दैट रिप्रेजेंट सी टाइप ऑफ कार, ठीक है। तो वो हर एक ईयर में क्या कर रहा है, लेट अस से दिस इज 2002, दिस इज 2003, दिस इज 2004 एंड दिस इज 2005, क्लियर है। और यहां पर उसने क्या दे दी, उसकी प्रोडक्शन दे दी, उनकी वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन दे दी है, और यहां पर कुछ ईयर्स दे दिए हैं, क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रुप्ड और मल्टीपल चार्ट। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बार चार्ट का। नेक्स्ट जो एक और जो इसमें टाइप बन सकती है, दैट इज सब डिवाइडेड बार चार्ट। आपने क्या किया, बार को ही आपने क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया है, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल ये यहां पर ये जो अलग अलग कलर्स इसने शो किए यहां पर, लेट अस से दैट इज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, मिडल ईस्ट। तो उसने क्या किया है, एक ही बार को क्या कर दिया है, फर्दर उसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो कि आपको क्या देगा, अलग अलग मैग्नीट्यूड देगा, किस पर, वाई एक्सिस पर, इस पर देगा वाई एक्सिस पर। तो इससे रिलेटेड भी हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्रुप्ड और मल्टीपल बार चार्ट है, देन सब डिवाइडेड बार चार्ट, देन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, एंड देन सिंपल और वर्टिकल बार चार्ट। तो ये कुछ बार चार्ट्स की टाइप्स हैं जो कि हम यहां पर अब क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर तो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेजेस का मैं तुम्हें बता चुका हूं, एवरेज का कंसेप्ट आपको पता है, रेशियो का कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। तो क्वांट के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बात और, मुझे अगर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो मुझे अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है, और जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दूसरों को एलिमिनेट करके मैं उसको टिक कर दूंगा जल्दी से, ठीक है। हमें टाइम भी सेव करना है। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दैट इज एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फॉर वॉशिंग मशीन ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोई एक वॉशिंग मशीन बनाने की कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्लियर है। अब उसने क्या किया है, अब एबीसी जो कंपनी है उसने कौन कौन से ईयर में कितनी मशीन्स इंस्टॉल की हैं वो उसने व्हाइट पोर्शन से दिखाया है, व्हाइट कलर से दिखाया है। देन उसने इन लाइंस के थ्रू क्या दिखाया है कि कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं हर ईयर में एबीसी लिमिटेड को, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल 1988 में उसने मुझे 2 बार्स यहां पर दे रखे हैं, एक दिया हुआ है 1000, एक दिया हुआ है 0.4 लाख। तो जो ये 0.4 लाख है दैट मींस 1 लाख इज 10 पावर 5, तो इसका मतलब क्या है 0.4 लाख कितना हो गया, दैट इज 40,000। तो इसका मतलब एबीसी लिमिटेड ने 1988 में 40,000 वॉशिंग मशीन्स इंस्टॉल की हैं, और उनमें से कंप्लेंट कितने में आई है, दैट इज 1000 में कंप्लेंट आई है। तो ऐसे उसने क्या किया है, यहां पर तुम्हें पहले कंप्लेंट दे दी है और दूसरे बार में क्या दे दिया उसने, इंस्टॉलेशन दे दी है कि कितना इंस्टॉल किया हुआ है। देन 3000, देन 1.05 लाख, देन 4500 कंप्लेंट्स आई थी 1991 में, और 1.95 लाख मशीन्स क्या की गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं। तो ये कुछ तुम्हें डाटा यहां पर दिया है जिसे कि हमने समझा है, क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देगा, 4 to 5 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम जल्दी से सॉल्व करने का काम करेंगे। देखिए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर was the number of complaints per 1000 washing machines in service the maximum for ABC Limited। और मुझे क्या ध्यान में रखना है, ये बार चार्ट ध्यान में रखना है, इसको देखकर ही मैं क्या कर सकता हूं, आंसर कर सकता हूं।
अब स्टूडेंट जल्दी से देखिए कि ये पूछ रहा है कि कंप्लेंट्स पर 1000 वॉशिंग मशीन इन सर्विस मैक्सिमम थी एबीसी लिमिटेड को गई। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स कौन से ईयर में गई, क्यों ना मैं परसेंटेज निकाल लेता हूं। ठीक है, तो 1988 की मैं अगर बात करूं तो 1988 में जो कंप्लेंट्स आई, अब उसने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पूछा है, कंप्लेंट्स कितनी आई 1000, इंस्टॉलेशन कितनी हुई दैट इज 0.4 लाख, सो दैट इज 40,000 इनटू 100 कर देता हूं मैं, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स ये, दैट इज 100 by 40, सो दैट इज 2.5%। तो इंस्टॉलेशन का 2.5% जितनी इंस्टॉल किया आपने मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, उसका 2.5% जो वॉशिंग मशीन्स थी उनमें कंप्लेंट्स आई। ठीक है, तो 40,000 में से 1000 वॉशिंग मशीन्स में कंप्लेंट मिली, किसमें 1988 में, परसेंटेज में निकाल दी यहां पर। देन 1989 में कैसे निकालूंगा मैं, दैट इज कंप्लेंट्स कितनी है 2000, हाँ जी, इंस्टॉलेशन कितना हुआ है दैट इज 0.65 लाख, 0.65 लाख कितना हो जाएगा 65,000, 0.65 को अगर आप 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 65,000 इनटू 100। तो स्टूडेंट्स इसे जल्दी से जो मैं कैंसिल करूंगा 1000 कैंसिल आउट, सो दैट इज 200 by 65, हाँ जी 200 by 65 स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व कीजिए अब, हाँ जी 200 by 65, 65 into 3 जब आप करते हो दैट इज 195। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट कुछ के आसपास परसेंटेज बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास ये क्या बनेगा, 3 से ज्यादा कुछ परसेंटेज आएगा। क्लियर है, ये उसने बताया है। नेक्स्ट देखिए 1990 में मैं कैसे निकालूंगा, 1990 में मुझे क्या करना पड़ेगा दैट इज 3000। अब मैंने एग्जैक्ट यहां पर वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, मैं दूसरे जो डाटा है उसको देख लेता हूं, उसके बाद अगर मुझे जरूरत पड़ेगी देन मैं उसे सॉल्व करूंगा। 3000 divided by 1.05 lakh, that is 105,000 into 100. So again this is 300 divided by 105. हाँ जी स्टूडेंट्स, 300 divided by 105, 105 into 2 कितना होता है दैट इज 210, रिमाइंडर कितना बचेगा 90। तो अगेन ये भी 2 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास आएगा। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है किसकी आई है दैट इज 1989 में आई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो सबसे ज्यादा रिसीव कब तक हुई है अभी तक 1989 में। नेक्स्ट 1991 में चेक कर लेते हैं जल्दी से, हाँ जी 1991 में दैट इज 4500 डिवाइडेड बाय 1,95,000, सो दैट इज into 100. So students, 3 zeros will get cancelled out and this will be 4500 divided by 195. हाँ जी चेक करिए इसे, no that will be 450, correct कर लो, that will be 450, 2 zeros will get cancelled out from here and 1 zero with this, so that will be 450 divided by 195. हाँ जी, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन चेक करो 195 into 2 कितना होता है, 195 into 2 कितना होगा दैट इज 390। तो अगेन ये 2 पॉइंट कुछ के आसपास परसेंटेज बनेगा। तो अगर मैं ये बताऊं कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स कौन से ईयर में रिसीव हुई हैं, वो 3% से ज्यादा हुई हैं, कब हुई हैं 1989 में हुई हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑप्शन बी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से देखिए इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। Next, if 10% of the washing machines at the end of every year is scrapped from service, then what is the approximate number of washing machine in service at the end of 1991? अब वो ये बता रहा है कि अगर हर साल 10% वॉशिंग मशीन्स को आप स्क्रैप कर देते हो, हर एक साल के बाद 10% वॉशिंग मशीन्स को आप क्या कर देते हो, स्क्रैप कर देते हो फ्रॉम सर्विस, उन्हें यूज नहीं करते हो, तो हमें ये बताओ कि 1991 के बाद कितनी नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स रहेंगी जो कि काम कर रही होंगी।
अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्टली अगर मैं 1988 से, उसने बोला है कि 1988 को फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस मानकर चलो, तो 1988 को जब मैंने माना तो उसमें 0.4 लाख तुमने इंस्टॉल की हैं, सो दैट मींस 40,000 तुमने इंस्टॉल की थी। 40,000 का अगर मैं 10% निकालूं, 10% ऑफ 40,000, सो दैट विल बी कितना होगा, दैट इज 1/10 इंटू 40,000, दैट विल बी 4,000। हाँ जी, तो 4,000 आपने क्या कर दी है, स्क्रैप वाला पार्ट है जो आप स्क्रैप कर रहे हो। तो बचा कितना, 40 सर्विस में कितना रहेगा, 40,000 माइनस 4,000, सो दैट विल बी 36,000। हाँ जी 36,000। अब देखो मुझे सारे ऑप्शन लैक्स में दिए हुए हैं, अगर सारे ऑप्शन लैक्स में दिए हुए हैं तो 36,000 को अगर मैं 10 पावर 5 से डिवाइड करता हूं या 5 जीरो से डिवाइड करता हूं, सो दैट विल बी 0.36 लाख, 0.36 लाख। तो ये था 1988। 1989 चेक करो जल्दी से। 1989 में हाँ जी कितनी इंस्टॉल की गई है, दैट इज 65,000। अगेन 65,000 का 10% करो 65,000 का जल्दी से, सो दैट विल बी 6,500। हाँ जी 65,000 में से 6,500 सब्ट्रैक्ट करो। हाँ जी 10 minus 5 5, then there will be this 14 minus 6 8, यहां पर कितना बचेगा 5, so that is 58,500, या मैं ये बोल सकता हूं 0.585 लाख। so that was 1989। then 1990 चेक करो एक बार जल्दी से। 1990 में हाँ जी कितनी इंस्टॉल की गई है, 1.05 लाख। अगर मैं ऐसे ही बताऊं 1.05 लाख, इसका 10% अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा ये, सो दैट विल बी 10,500। सो दैट विल बी 10,500। 10% कर दिया मैंने किसका, 1.05 लाख का, सो दैट विल बी 10,500। देन 1,05,000 में से जब आपने 10,500 सब्ट्रैक्ट किया, सो देन विल बी that will be 94,500, या मैं ये बोल सकता हूँ 0.945 lakhs। क्या बनेगा, 0.945 lakhs। तो अभी तक 0.36 लाख आया, 0.585 लाख आया, देन 0.945 लाख आया। देन 1991 देखो स्टूडेंट जल्दी से। 1991 में हाँ जी कितनी इंस्टॉल हुई है, 1.95 लाख। इसका 10% निकालो जल्दी से। हाँ जी 10% निकालो जल्दी से, सो दैट इज 1/10 इंटू 1,95,000, सो दैट विल बी 19,500। सो दैट विल बी 19,500 स्टूडेंट्स। हाँ जी तो 1,95,000 में से जब मैंने 19,500 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा मेरे पास, 005, देन 14 minus 9 again 5, then that will be 8 minus 1, that will be 7, that will be 1, so that will be 1.755 lakh। तो अब मेरे पास चेक करो कितनी यहाँ पर ये फिगर्स आई हैं, 0.36 लाख, 0.585 लाख, 0.945 लाख, देन 1.755 लाख। तो इन्हें मैं अगर मैं जल्दी से ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा, चेक करो यहाँ पर। हाँ जी यहां तक नोट डाउन कर लिया सभी ने, चेक करें एक बार क्या जो मैंने रिजल्ट्स निकालने हैं क्या वो आपके साथ मैच कर रहे हैं, इसे एक बार जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हाँ जी 0.360 लाख लिख लेता हूं इसे, देन मैं लिख लेता हूं 0.585 लाख लिख लेता हूं, उसके बाद मैं लिख लेता हूं 0.945 लाख, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 1.755 लाख। ऐड करो 5 5 10 और 5 15, 6 और 8 14 और 1 15 और 4 19 और 5 24, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 9 19 और 7 26, then 2 1 3, so that will be 3.645 lakh। 3.645 lakh। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है ये कौन से ऑप्शन के आसपास है, दैट इज ऑप्शन बी। तो सेकंड का आंसर क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा सेकंड का आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे।
कुछ नहीं किया आपने, इसमें परसेंटेज इन्वॉल्व था, लास्ट क्वेश्चन में भी परसेंटेज इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज किया है। तो परसेंटेज एक तरीके से पूछा जा रहा है आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है एक तरीके से। हाँ जी, इन विच 2 years was the percentage increase in the number of complaints received over the previous year the same। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि कौन से 2 सालों में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें क्या था, परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स क्या है, सेम है ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या है, परसेंटेज इंक्रीज सेम है। कैसे निकालोगे परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, सो दैट इज परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आप ऐसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स की बात कर रहा है, पहले 1000 थी, फिर 2000 हो गई, फिर 3000 हो गई है, फिर 4500 हो गई है। तो अगर मैं 88 और 89 की, अगर मैं 89 की बात करता हूं, अब 88 के लिए तो कोई प्रीवियस ईयर है नहीं, तो मुझे 89 से स्टार्ट करना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए, ठीक है। और 1990 आएगा नेक्स्ट, और उसके बाद क्या आएगा, 1991 आएगा। तो 1989 के लिए फाइनल वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2000। इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1000 ऑफ 1988 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100। तो स्टूडेंट ये कितना बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, इट विल गेट कैंसल आउट एंड दैट विल बी 100% ओनली। हाँ जी, 1990 में चेक करो, 3000 फाइनल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू कितनी है, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100, सो दैट विल बी 1000 divided by 2000 into 100, so that will be 50%। क्या बनेगा ये, 50% बनेगा, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है 1990 में, 50%। 91 में फाइनल वैल्यू कितनी है, दैट इज 4500। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 3000, प्रीवियस ईयर रहेगा ना इनिशियल वैल्यू उसके लिए, डिवाइडेड बाय 3000 into 100, so that will be 1500 divided by 3000 into 100। तो 1500 3000 से कैसे कैंसिल करेगा, 2 टाइम्स, सो दैट विल बी 50% ओनली। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो 1990 और 1991 में क्या बन रहा है, 50% का परसेंटेज इंक्रीज बन रहा है दोनों ईयर्स में, दैट इज 1990 एंड 1991। तो आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन सी। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते थे, 1000 से जब आप 2000 गए हो तो कितना हो गया, ये डिफरेंस कितना है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, दैट विल बी 100%। 1000 से 2000 हो गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हो गया, 100% का। 2000 से 3000 हो गया है, इंक्रीज कितने का हुआ है, 1000 का। क्लियर है, किस पर हुआ है, 2000 पर। 1000 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100, सो दैट इज 50%। 3000 से 4500 पर गया है, इंक्रीज कितने का हुआ है, 1500 का। 1500 किस पर हुआ है, 3000 पर। 1500 डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 100, दैट विल बी 50%। तो अब 1990 और 1991 में क्या हुआ है, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, सेम हुआ है, दैट इज 50%। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन सी। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस। If 10% of the complaints received in 1991 were not actual complaints but were because of the wrong operations of washing machines by customer, what is the approximate number of actual complaints per 1000 washing machines in 1991 as calculated at the end of the year? तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, 1991 की बात कर रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, सिर्फ 1991 जो ईयर है, इसमें जो इंस्टॉलेशन हुई है वो हुई है दैट इज 1,95,000
और जो कंप्लेंट्स आई हैं दैट इज 4500। अब वो बोल रहा है कि जो 10% जो कंप्लेंट्स थी वो एक्चुअल कंप्लेंट्स नहीं थी, तो 10% ऑफ 4500 अगर मैं निकाल लूं सो दैट विल बी 450। तो इसका मतलब 450 एक्चुअल कंप्लेंट्स नहीं थी, ठीक है। तो एक्चुअल कंप्लेंट्स, ठीक है, ये किसकी वजह से हुई हैं, जो ये 10% जो कंप्लेंट्स आई हैं ये किसकी वजह से हुई हैं, ड्यू टू कस्टमर्स की वजह से हुई हैं, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वॉशिंग मशीन पर। क्लियर है। तो इसमें से अब एक्चुअल कंप्लेंट कितनी होगी, दैट इज एक्चुअल कंप्लेंट, तो टोटल कंप्लेंट कितनी आई 4500 माइनस 450, सो दैट विल बी, सबट्रैक्ट करो इसे, दैट विल बी 4050, एक्चुअल कंप्लेंट्स विल बी 4050। देन मुझे बताना है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एक्चुअल कंप्लेंट्स पर 1000 वॉशिंग मशीन्स इन 1991। हाँ जी, अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक्चुअल कंप्लेंट आई है 4050, ठीक है, 4050 एक्चुअल कंप्लेंट्स हैं, किसमें है, दैट इज 4050 जो एक्चुअल कंप्लेंट्स हैं दैट इज इन 1,95,000। अब देखो ध्यान से देखो, उसने ये पूछा है कि 1000 वॉशिंग मशीन्स में कितनी नंबर ऑफ एक्चुअल कंप्लेंट्स आएंगी। अगर मैं ये बोलूं कि 1,95,000, मैं यूनिटरी मेथड से चलूं, 1,95,000 में जो एक्चुअल कंप्लेंट्स मिली दैट वर 4050। देन वो पूछ रहा है अगर 1000 वॉशिंग मशीन्स होंगी तो एक्चुअल कंप्लेंट कितनी होगी, सो दैट विल बी 4050 डिवाइडेड बाय 1,95,000 into 1000। तो बच्चे इसे सॉल्व करो, सो दैट इज 4050 डिवाइडेड बाय 195, so that is 5 8 the 40, 5 1 the 5 0, 5 3 the 15, 5 9 the 45, then 3 से जाएगा 27 times 81 270, so that is 13 times। तो क्या बनेगा फ्रैक्शन 270 डिवाइडेड बाय 13। चेक करो इसे, 270 by 13, हाँ जी, so that will be 13 to the 26, 10 आएगा, 10 आएगा तो 0 लगानी पड़ेगी, 100 आ जाएगा, 13 7 the 91। तो 20.7 एक्चुअल कंप्लेंट्स होंगी किसमें, 1000 वॉशिंग मशीन्स में। और 20.7 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज 21। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। तो आंसर इज 21। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो 1,95,000 में जो तुम्हें एक्चुअल कंप्लेंट्स मिली दैट वाज 4050। तो 1000 वॉशिंग मशीन्स में एक्चुअल कंप्लेंट कितनी आएंगी यूनिटरी मेथड से, दैट इज 4050 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इनटू 1000, सो दैट विल बी 20.7, या दैट इज ऑप्शन ए 21। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, if it was found that fuse blowing formed 50% of the complaints in 1988 and the number of such complaints was increasing at 20% per year, then what percentage of complaints in 1991 was due to fuse blowing। ठीक है, तो अब उसे एक रीजन पता लगा है कि फ्यूज ब्लोइंग की वजह से जो 50% कंप्लेंट्स आई थी 1988 में। क्लियर है। अब चेक करो स्टूडेंट्स, 50% फ्यूज ब्लोइंग की वजह से, तो टोटल कंप्लेंट्स कितनी थी 1988 में, दैट वाज 1000। पहले बता चुका हूँ, ये जो आपको जो सबसे पहले वाला जो बार दिखाया गया है वो क्या बता रहा है, कंप्लेंट्स बता रहा है, 1000 2000 3000 4500। हाँ जी, 1988 में आपके पास कितनी कंप्लेंट्स थी, दैट वाज 1000। और इसमें से वो क्या बोल रहा है कि जो 50% जो कंप्लेंट्स आई हैं दैट वाज ड्यू टू फ्यूज ब्लोइंग। तो इसका 50% निकाल दो, 50% कितना होता है, दैट इज 1/2। और देखो अगर आपको परसेंटेज याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 into 1000, सो दैट विल बी 500। 500 कंप्लेंट्स किसकी वजह से थी, फ्यूज ब्लोइंग की वजह से थी 1988 में। एंड द नंबर ऑफ सच कंप्लेंट्स वाज इंक्रीजिंग एट 20% पर ईयर।
अब देखो यही वाली जो कंप्लेंट्स हैं जो कि फ्यूज ब्लोइंग की वजह से हैं, ये ही हर साल 20% से इंक्रीज कर रही हैं। तो 1989 में, हाँ जी 1989 में नंबर ऑफ सच कंप्लेंट्स, ये बताओ कि 500 का 20% अगर मैं बढ़ा दूं तो कितना बनेगा? हाँ जी 20% ऑफ 500, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, कितना होगा स्टूडेंट्स ये 20% ऑफ 500 कितना होगा? 20% कितना होता है? दैट इज 1/5, 1/5 ऑफ 500, सो दैट विल बी 100 ओनली। हाँ जी, अब ये इंक्रीज हो गया है 100 से एक साल, तो कंप्लेंट्स कितनी हो जाएंगी? सो दैट इज 500 प्लस 100 दैट इज 600। या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था कि ये 120% हो गया है, किसका? 500 का। तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा? 120%, 120 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट विल बी 1.2 into 500, so that is 600 ओनली। तो हर साल क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास फ्यूज ब्लोइंग की कंप्लेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर क्या कर रहा है, वो जो कंप्लेंट्स है वो 1.2 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 1990 में चेक कर लो स्टूडेंट्स, 1990 में आप चेक करो 600 कंप्लेंट्स आई हैं फ्यूज ब्लोइंग की वजह से 1989 में। तो ये कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में? दैट इज अगेन 1.2, 20% से इंक्रीज हो गया है। 1.2 इंटू 600 कितना हो जाएगा? दैट इज 720। नेक्स्ट, क्योंकि हमें 1991 तक जाना है, 1991 तक चेक करो, दैट इज अगेन 1.2, किसका हो जाएगा? प्रीवियस ईयर फ्यूज ब्लोइंग कितनी कंप्लेंट्स थी फ्यूज ब्लोइंग की वजह? दैट वाज 720। 1.2 इंटू 720, जल्दी से फाइंड आउट करो इसे। सो दैट इज 12 टू द 24, 12 7 द 84 और 2 86, 864 कंप्लेंट्स आई 1991 में ड्यू टू फ्यूज ब्लोइंग। बट उसने मेरे से परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स पूछा है। हाँ जी, अब 864 फ्यूज ब्लोइंग की वजह से कंप्लेंट्स हैं, टोटल कंप्लेंट्स कितनी है 1991 में? दैट इज 4500, परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 0 0 विल गेट कैंसिल आउट विद 100, सो दैट इज 864 डिवाइडेड बाय 45। हाँ जी, इसे सॉल्व करेंगे, कितने से जाएगा? 15 टाइम जाएगा, 3 से, 3 टू द 6, 3 8 द 24, 3 8 द 24, सो दैट इज 288 बाय 15। हाँ जी, अगर मैं डायरेक्टली से 15 से डिवाइड करूं, सो दैट इज 15 1 द 15, दैट इज 138, 15 9 द 135, देन 3 बचा, दैट इज 30, 15 टू द 30, सो दैट इज 19.2%। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 19.2%, दैट इज ऑप्शन ए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो हर साल क्या हो रही है, जो फ्यूज ब्लोइंग की वजह से कंप्लेंट है वो 20% से इंक्रीज हो रही है ओवर द प्रीवियस ईयर। तो कुछ मैं क्या करूंगा, 1.2 फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा उसे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, परसेंटेज से रिलेटेड उसने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमसे निकलवाए हैं, कैलकुलेट करवाए हैं। तो जब भी तुम परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हो, तुम स्टार्टिंग में कुछ फ्रैक्शंस पढ़ते हो उसमें, जैसे 1/5 इज 20%, ठीक है, देन देयर इज 2/5, 2/5 इज 40%, क्लियर है, 1/3 इज 33.3%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस तुम्हें पता होनी चाहिए और इनका यूज करना है डाटा इंटरप्रिटेशन में। ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि एक में ही 3 से अबव आ रही है वैल्यू, बाकी सभी में क्या हो रहा है 2 के आसपास वैल्यूज आ रही हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा करूंगा मैं, एग्जैक्ट मैंने वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, उसको मैंने टिक कर दिया एज आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो आपको, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, उसे केयरफुली तुम्हें क्या करना है, स्टडी करना है और उसके बाद मुझे कुछ आंसर्स करने हैं आपने। क्लियर है? हाँ जी, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें कुछ ईयर्स दे रहे हैं, तो अगेन दिस इज अ मल्टीपल बार चार्ट या ग्रुप्ड बार चार्ट मैं बोल सकता हूँ इसे, ठीक है।
तो एक ईयर दिया हुआ है, उस पर उसने किसका डाटा दिया हुआ है तुम्हें? आर्मी का डाटा शो किया है, एयरफोर्स का डाटा शो किया है, नेवी का डाटा तुम्हें शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या क्या डाटा बताने की कोशिश कर रहा है? नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन 1000 इन 3 डिफरेंट फोर्सेस इन 6 डिफरेंट ईयर्स। तो 6 अलग अलग ईयर्स दिए हैं, 2005, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? और हर एक ईयर में उसने ये बताया हुआ इन एवरी ईयर कि कितने सोल्जर्स आप आर्मी के लिए रिक्रूट कर रहे हो, कितने सोल्जर्स आप एयरफोर्स के लिए रिक्रूट कर रहे हो, और कितने सोल्जर्स आप नेवी के लिए रिक्रूट कर रहे हो। तो ब्लैंक पोर्शन आर्मी बता रहा है, रेड पोर्शन एयरफोर्स बता रहा है, और ये जो हैश्ड पोर्शन है ये नेवी का रिक्रूटमेंट तुम्हें बता रहा है। क्लियर है? ये है क्वेश्चन। ठीक है, और डाटा किसमें, जो वाई एक्सिस पर उसने जो डाटा दिया हुआ है थाउजेंड्स में है। क्लियर है? नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन थाउजेंड्स। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसको मैच करना है जितने भी बार्स दिए हैं। ठीक है, और ध्यान से को डाटा को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर आप जैसे वो मिड पॉइंट दे देगा किसी का, तो उसको ध्यान से आपको मैच करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहां पे देखिए, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द नेवी ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। ये डाटा उसने दिया हुआ है हमें, दिस इज द डाटा गिवन। तो ये डाटा उसने मुझे दिया हुआ है, व्हाट वाज द एवरेज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द नेवी ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो जितने भी तुम्हें 6 ईयर्स दिए हैं, इसमें मुझे ये बताओ कि एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर्स नेवी में कितने रिक्रूट किए गए हैं इन 6 ईयर्स में। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, नेवी हैज्ड पोर्शन में देखूंगा तो 2005 में नेवी का डाटा मैं कितना देख पा रहा हूं, दैट इज 5000। 0 से 10 के बीच में है ये हैश पोर्शन, ये क्या बता रहा है मुझे, 0 और 10 के बीच में बता रहा है, दैट इज 5000। अगेन ये जो हैश्ड पोर्शन है 2006 में ये इंक्रीज हो गया थोड़ा सा, कहां चला गया, ये 10000 पर चला गया। अगेन जो हैश्ड पोर्शन है नेवी का, ये कहां चला गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये अगेन कहां चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये चला गया 15000 पर। तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, अगेन देखिए नेवी का ये डाटा कहां पर जा रहा है, जो हैज्ड पोर्शन है स्टूडेंट्स, मैं अगर से ध्यान से देखूं तो ये 30000 पर जा रहा है 2008 में। 2009 में चेक करो, 2009 में कहां पर जा रहा है ये, 2009 में भी कहां जा रहा है, 40000 के आसपास जा रहा है, 40000 पर जा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट 2010 में ये कहां जा रहा है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊं इसमें, 2010 में कहां जा रहा है, दैट इज 50000। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड करते हैं जल्दी से और इनका एवरेज निकाल देते हैं। 5000 प्लस 10000 15000, 15000 प्लस 15000 कितना हो जाएगा, दैट इज 30000। 30000 प्लस 30000 कितना हो जाएगा, 60000। 60000 प्लस 40000 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख और 50000 कितना हो जाएगा, दैट इज 1,50,000। ओवर कितने ईयर्स में हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज 6 ईयर्स। हाँ जी, 6 ईयर्स में हुआ स्टूडेंट्स। तो जब मैंने इसे कैंसिल आउट किया, सो अगेन 3 to the 6, 3 5 the 15, so that is 50,000, so that is 25,000। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 25,000। हाँ जी, नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अकॉर्डिंगली डाटा यहाँ पर चेक किया है और उसका मैंने एवरेज निकाल दिया है ओवर द 6 ईयर्स। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो वो ही मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, दैट इज 25,000। नेक्स्ट देखिए, number of soldiers recruited in navy in the year 2009 was what percentage of number of soldiers recruited in army in the year 2006। हाँ जी, अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, अगर मैं ध्यान से तुम्हारे साथ इसमें इसे अगर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं तो यहाँ पर
पूछा कि नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन नेवी इन द ईयर 2009। नेवी है हेल्थ पोर्शन, अगेन नेवी की बात कर रहा है जो कि इसने पहले बात की है नेवी की। हाँ जी, नेवी 2009 में चेक करो स्टूडेंट, नेवी 2009 में डाटा कहाँ जा रहा है, 40,000 के आसपास जा रहा है, 40,000। हाँ जी, recruited in navy in 2009 was what percentage of the number of soldiers recruited in army in 2006? आर्मी किससे बता रहा है, वाइट पोर्शन से। 2006 में आर्मी में कितने रिक्रूट हुए हैं, दैट इज इट इज अराउंड 25,000। आर्मी वाइट पोर्शन से बता रहा है। हाँ जी, तो नेवी वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन आर्मी इन 2006? हाँ जी, तो नेवी इज लेट अस से x%। कितने रिक्रूट किए गए नेवी में, कौन से ईयर में, 2009। नेवी इन 2009 इज x% ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन आर्मी इन 2006। हाँ जी, नेवी 2009 का डाटा मेरे पास गिवन है, दैट इज 40,000। 40,000 यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज x%। परसेंट इज पर 100। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, पर 100। आर्मी इन 2006 डाटा कितना है, दैट इज 25,000। तो स्टूडेंट मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x कितना होगा, 40,000 into 100 divided by 25,000। 1,000 will get cancel out, 5 5 the 25, 5 8 the 40। So x is equal to 800 divided by 5, so that is 5 on the 5, so that is 160। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। So that will be 160%। I think आपको क्लियर होगा 160%। तो स्टूडेंट सेकंड का, इसमें सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा, दैट इज 160%। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। वन 60% समझ आ गया कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। आपको डाटा इसमें ध्यान से देखना है, डाटा को देखने में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, दैट इज मल्टीपल और ग्रुप्ड बार चार्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वो सिंपल बार चार्ट पर ना पूछकर मल्टीपल बार चार्ट पर पूछता है तुमसे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा वही गिवन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन उसने पूछे हैं तुमसे, कुछ और 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं। और उसने पूछा है कि 30% ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन एयरफोर्स इन ईयर 2010 वाज अ फीमेल। 2010 में एयरफोर्स में चेक करो कितने सोल्जर्स रिक्रूट हुए हैं। 2010 की वो बात कर रहा है, एयरफोर्स रेड कलर से शो कर रहा है। स्टूडेंट चेक करो ये कहां पर जा रही है, ये जो रेड लाइन है ये कहां पर जा रही है आपकी, सो दैट इज 90,000 पर जा रही है ये आपकी रेड लाइन। चेक करिए यहां पर, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, 90,000 पर जा रही है ये, तो इसका मतलब 90,000 सोल्जर्स रिक्रूट हुए हैं 2010 में, और इसमें से 30% क्या थी, फीमेल्स थी। 30% निकाल दो स्टूडेंट 90,000 का, ठीक है। और उसने पूछा गया है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने रिक्रूट हुए हैं एयरफोर्स में, तो इसका मतलब 70% मेल रहे होंगे। अगर 30% फीमेल हैं तो 70% क्या रहे होंगे, मेल। तो 70% ऑफ 90,000 निकाल दो, परसेंटेज पर 100 इंटू 90,000, सो दैट विल बी 63,000। आंसर कितना बनेगा, 63,000, और 27,000 क्या बन जाएंगी, दैट इज फीमेल्स। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, What was the respective ratio between the number of soldiers recruited for Air Force in the year 2005 and the number of soldiers recruited in Army in the year 2009? अब वो ये पूछ रहा है मुझसे कि एयर फोर्स में
2005 में एयरफोर्स में 2005 में कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूट हुए हैं, और नंबर ऑफ सोल्जर्स आर्मी में 2009 में कितने रिक्रूट हुए हैं, उनकी रेशियो मेरे से पूछ रहा है। तो एयरफोर्स को देखो 2005 में एयरफोर्स रेड कलर 2005, सो दैट इज कितना है, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। ठीक है, इसकी रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, नंबर ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन आर्मी इन 2009। आर्मी किससे शो कर रहा है, वो व्हाइट कलर से। 2009 में आर्मी में देखो रिक्रूटमेंट कितनी हुई है। हाँ जी, से प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन लेके आओ। हाँ जी स्टूडेंट चेक करो ये कितना है, जल्दी से चेक करो, इसे सोल्व करो जल्दी से। सो दैट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय कितना बना ये 75,000। 75,000 है ना, 80 और 70 के बीच में है, तो 10/75 आ गया आपके पास। 10/75 कितना होगा, 5 to the 10 and that will be 5 on the 5, 5 the, so that is 15 5 the 75। तो आंसर क्या बनेगा, that is 2:50। इसका आंसर क्या बना, that is 2:15। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आपको, 2:15। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट इसी में। What was the approximate percentage decrease in number of soldiers recruited in army in the year 2008 as compared to the previous year? हाँ जी 2008 वो पूछ रहा है कि as compared to previous year 2008 में क्या हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है इन रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी। हाँ जी 2008 और एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से देखो वो पूछ रहे हैं कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है इन 2008 एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें 2007 में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स की जो रिक्रूटमेंट हुई थी आर्मी में, दैट वाज 45,000, दैट वाज 45,000। और 2008 में कितनी की रिक्रूटमेंट हुई है, दैट इज 30,000, दैट इज 30,000। तो इसका मतलब 45,000 हुए थे 2007 में और 30,000 हुए थे कब, 2008 में। ऑफ कोर्स जो रिक्रूटमेंट का जो नंबर है सोल्जर्स का आर्मी में वो कम हो गया है, कितने से, 15,000 से। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। स्टूडेंट्स अगेन ध्यान से देखो, मेरे पास फाइनल वैल्यू ये है और इनिशियल वैल्यू ये है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हो हमेशा कैसे निकालते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 15,000। ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, डिक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय 45,000 प्रीवियस ईयर पर निकालोगे ना, इनटू 100। हाँ जी जब इसे मैंने सॉल्व किया, सो दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 45, सो दैट इज 1/3, सो दैट इज 100/3। 100/3 कितना होता है, दैट इज 33%। कितना होता है, 33.33%। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ई। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ई। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको सॉल्व करना है और वहां पर डाटा को तुम्हें ध्यान से प्लॉट करना है कि वो कहीं 45,000 तो नहीं दिया होगा कहीं उसने 40,000 की जगह। ठीक है, तो इतना ही है। इसमें रेशियो तुम निकाल चुके हो, इसमें परसेंटेज का तुम्हें पता लग चुका है, एवरेज वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुमने एवरेज चेक किया है, रेशियो आपने फाइंड आउट की है, देन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वी हैव फाइंड आउट।